हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम हायर ऑर्डर थिंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही डीप एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो पहले तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हायर ऑर्डर थिंकिंग होती क्या है एंड कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ इन अ लॉट ऑफ डिटेल। एंड उसके बाद हम हायर ऑर्डर थिंकिंग को अप्लाई करेंगे इन स्पाउस सिलेक्शन एज वेल। तो देखिए, वैसे तो आपको अपनी लाइफ की हर डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करनी चाहिए हायर ऑर्डर थिंकिंग, बट स्पाउस सिलेक्शन में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इस मेंटल मॉडल को सीख कर आप अपने स्पाउस सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हायर ऑर्डर थिंकिंग होती क्या है। तो देखिए, ये एक मेंटल मॉडल है। एंड होता क्या है, जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो आप उस डिसीजन के डायरेक्ट इफ़ेक्ट को तो देख पाते हैं। अब ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो रिज़ल्ट है, इस इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट, जब आप इस इफ़ेक्ट के इफ़ेक्ट को देखते हैं तो ये हो जाती है हायर ऑर्डर थिंकिंग। एंड इस तरह इफ़ेक्ट के इफ़ेक्ट को देखना, फिर उस इफ़ेक्ट के भी इफ़ेक्ट को देखना, इस तरह आप मल्टीपल लेवल्स तक जा सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग आप कर सकते हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स के साथ अब मैं आपको और अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इन एग्जांपल्स के साथ तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हायर ऑर्डर थिंकिंग को कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1, देखिए, आप सब जानते हैं आजकल कर्नाटका में काफ़ी बवाल चल रहा है रिजर्वेशन बिल को लेकर। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग लगाई कि अच्छा, हम लोकल्स को जॉब्स दे देते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं प्राइवेट जॉब्स में, तो लोकल्स को जॉब्स मिल जाएंगी, लोकल्स हमें वोट दे देंगे। अब ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, फर्स्ट लेवल थिंकिंग। अब इस इफ़ेक्ट का अगर आप आगे इफ़ेक्ट देखें तो वो हो जाती है हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो अब हम अप्लाई करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो अगेन रिजर्वेशन लगानी है इन प्राइवेट जॉब्स। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है कि लोकल्स को बहुत जॉब्स मिल जाएंगी, मेजॉरिटी जॉब्स चली जाएंगी टुवर्ड्स द लोकल्स। उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मतलब अगर लोकल्स के पास ही जॉब्स जा रही हैं तो जो बाहर के लोग आते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मतलब जो कंपनीज़ हैं दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन देयर टैलेंट पूल। जो कंपनीज़ हैं उनको जो मनचाहा टैलेंट है वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन रहेगी कि अच्छा, इतने इतने परसेंटेज आपको लोकल्स ही हायर करने हैं। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, बिकॉज कंपनीज़ को वो मनचाहा टैलेंट पूल नहीं मिल पा रहा है, तो कंपनीज़ बाकी सिटीज़ में शिफ्ट हो जाएंगी। बिकॉज आप सब जानते हैं जो आईटी कंपनीज़ हैं दे आर नॉट वेरी वेरी एसेट हैवी। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत मशीनरी है। एक आईटी कंपनी लाइक टीसीएस, लाइक कॉग्निजेंट कैन ईजिली मूव इट्स ऑफिस टू अनदर सिटी, बिकॉज बहुत ज़्यादा उनके पास एसेट्स नहीं रहते हैं, बस सर्वर्स रहते हैं। वो सर्वर्स वो ईजिली दूसरे ऑफिस में मूव कर सकते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है कि कंपनीज़ अब बाकी सिटीज़ में मूव कर सकती हैं, बिकॉज उनको अब मनचाहा टैलेंट नहीं मिल पाएगा इन बैंगलोर। अब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, बैंगलोर के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, फिर जॉब्स कम हो जाएंगी, एंड फिर लोकल्स को उतनी जॉब्स नहीं मिल पाएंगी इवन इफ़ देयर इज़ रिजर्वेशन। एंड उसके बाद लोकल्स फिर गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। तो एट द एंड ये इफ़ेक्ट होने वाला है ऑफ दैट रिजर्वेशन बिल। तो इस तरह जब आप इफ़ेक्ट के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं एंड उस इफ़ेक्ट के भी इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं, तो आप हायर ऑर्डर थिंकिंग कर रहे हैं। तो इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट ने पहले से इस तरह की हायर ऑर्डर थिंकिंग करी होती तो ये बवाल कभी ना होता, बिकॉज गवर्नमेंट रियलाइज़ करती कि अगर वो रिजर्वेशन डाल देते हैं इन प्राइवेट जॉब्स तो एट द एंड कंपनीज़ वहाँ से चली जाएंगी, हैदराबाद चली जाएंगी, पुणे चली जाएंगी,
एंड वो जॉब्स ही नहीं रहेंगी इन बैंगलोर, तो फिर लोकल्स को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये था पहला एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग। दूसरा एग्जाम्पल, अब हम थोड़ा एक पर्सनल लेवल पर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एंड इस एग्जाम्पल से तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड कैसे आपको अपने डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करनी है हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो एक पर्सनल एग्जाम्पल यहाँ पर, लेट्स से फ्राइडे है, फ्राइडे की शाम हो रही है, आप बहुत थके हुए हैं, आपने पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से काम किया है। अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ दारू पार्टी कर सकते हैं या फिर आप घर जाकर आराम से सो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ दारू पार्टी करते हैं ऑन फ्राइडे इवनिंग। तभी आप देखेंगे कि फ्राइडे इवनिंग को तो हर जगह रश रहता है, इट इज़ क्रेज़ी एवरीवेयर ऑन अ फ्राइडे इवनिंग। तो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करते हैं लोग कि अच्छा वो पार्टी करेंगे, फ्रेंड्स के साथ दारू पार्टी करेंगे, मज़ा आएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। बट अब हायर ऑर्डर थिंकिंग हम करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ दारू पार्टी करते हैं तो फिर आप कुछ भी जंक फूड खाते हैं, आप रात में 1-2 बजे घर आते हैं पूरा टुन्न होकर। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? फिर जो अगला सैटरडे है, तो फ्राइडे इवनिंग आपने ये सब किया, जो सैटरडे है, सैटरडे का दिन भी आपका हैंगओवर की फीलिंग में ही निकल जाता है एंड आप अपनी फैमिली के साथ वीकडेज़ पर तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं एंड फिर आप सैटरडे को भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो आपके फैमिली वाले बोलते हैं कि भाई, बच्चे बोलते हैं कि भाई पापा तो हमेशा एब्सेंट रहते हैं, वीकडे में भी एब्सेंट, वीकेंड पे किसी और वजह से एब्सेंट। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? फिर आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं सैटरडे को कि अरे मंडे से फ्राइडे तो कंपनी ने रख लिए, सैटरडे हैंगओवर में चला गया एंड फिर अब मंडे आ रहा है तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फ्राइडे इवनिंग को आराम से रिलैक्स होके घर आकर टाइम से सो जाएं तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज हो सकता है उस केस में आप सैटरडे को एकदम एनर्जेटिक होकर उठते हैं सुबह, सैटरडे संडे अच्छे से बच्चों के साथ खेलते हैं, बीवी के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एंड फिर आप रिचार्ज हो जाते हैं ऑन द सैटरडेज़ एंड संडेज़। तो इस तरह आप हायर ऑर्डर थिंकिंग लगाएं, इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट सोचें इन केस ऑफ एवरी डिसीजन मेकिंग इन योर लाइफ। तो आई होप यहाँ तक आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह आपको फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप अप्लाई करते हैं एंड आपको अप्लाई कैसे करनी है। आई होप इसके बारे में आपको पूरा आइडिया मिल गया है। तो अब आगे बढ़ते हुए अब हम हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करने वाले हैं इन द केस ऑफ स्पाउस सिलेक्शन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप स्पाउस सिलेक्शन में हायर ऑर्डर थिंकिंग ज़रूर लगाएं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सो मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो शादी करना चाहती हैं विद अ बॉय हु इज़ अर्निंग मच मोर देन देम, जिसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर किसी लड़की की एज एन एग्ज़ाम्पल सैलरी है 50,000 रुपीज़ पर मंथ, तो वो शादी करना चाहती है विद अ बॉय जिसकी सैलरी होनी चाहिए 3 लाख रुपीज़ पर मंथ, 4 लाख रुपीज़ पर मंथ, राइट। तो इस तरह के सिनेरियोस आपने आई एम प्रीटी श्योर देखे होंगे। सो मोस्टली गर्ल्स अपने से काफ़ी हाई जिस लड़के की सैलरी है, 8 गुना है, 9 गुना है, 10 गुना है, उससे शादी करना चाहती है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग लगाते हैं लोग। सो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तो ये है कि हाँ, लड़के की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है तो लाइफ में ऐश रहने वाली है, कभी भी पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, मज़े ही मज़े, राइट। तो लड़के की सैलरी ज़्यादा है, मज़े ही मज़े, ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। अब इसमें हम हायर ऑर्डर थिंकिंग करते हैं। तो अब देखिए, लड़के की सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा है, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पर मंथ है। तो उसके लिए वो जो लड़की की सैलरी है 50,000 रुपीज़ पर मंथ, वो एक बहुत ही छोटी अमाउंट है। तो अब इफ़ेक्ट क्या होता है उसका? ये जो लड़का है ये अपनी वाइफ को कभी भी बोल सकता है कि डियर वाइफ, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, मेरी नौकरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी सैलरी तुमसे काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हारे 50,000 से क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो
हाउसवाइफ बन जाओ, हम दोनों मिलकर मेरी नौकरी पर ही फोकस रखेंगे। तो उसके बाद वो जो लड़की है उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। एंड अब देखिए, आप प्लीज़ रियलाइज़ करें, आपके हस्बैंड की कितनी भी सैलरी क्यों ना हो, वो जो खुद के पैसे कमाए हैं आपने, खुद की जो आपकी अर्निंग्स है, खुद की सैलरी है, चाहे 20,000 रुपये पर मंथ क्यों ना हो, इट इज़ ऑफ मच मोर इम्पॉर्टेंस टू यू, इट गिव्स यू मच मोर बेनिफिट्स इन लाइफ, कि वो आपका अपना पैसा है, राइट। तो अब यहाँ पर तो जो हस्बैंड है उन्होंने बोल दिया है कि डियर वाइफ तुम छोड़ दो, तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी, मेरी नौकरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एट दी एंड वो जो वाइफ हैं उनको हाउस वाइफ ही बनना पड़ता है। एंड देखिए, लगी हुई नौकरी छोड़ना इज़ वेरी वेरी टफ। एंड अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग करते हुए इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, अब ये जो लड़की है शी इज़ नॉट सो हैप्पी इन हर लाइफ, बिकॉज उसे फोर्सफुली अब हाउसवाइफ बनना पड़ा है। एंड उसको अब घर पर बैठना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज वो पहले तो जॉब कर रही थी, पैसे कमा रही थी, नाउ शी इज़ नॉट सो हैप्पी इन हर लाइफ। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट होता है व्हेन अ गर्ल मैरिज अ बॉय जिसकी सैलरी उससे काफ़ी ज़्यादा है। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर ये लड़की शादी करती विद अ बॉय जिसकी सैलरी उसके जैसी है, कि अच्छा लड़की की सैलरी 50,000 रुपये है पर मंथ, लड़के की सैलरी है 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, अगेन फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग अगर हम लगाएं तो ठीक है, दोनों की आसपास है सैलरी, लाइफ ठीक ठाक निकल जाएगी। अब सेकंड ऑर्डर थिंकिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग लगाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, अब ये जो लड़का है वो उस लड़की की जॉब की पूरी रिस्पेक्ट करता है। ये लड़का नहीं बोलने वाला है कि हाँ डियर वाइफ तुम जॉब छोड़ दो, मेरी सैलरी पर ही, मेरी जॉब पर ही हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज उस लड़के की खुद सैलरी है 80,000, तो उसको 50,000 रुपये काफ़ी सब्सटैंशियल लगते हैं, उसको ये नहीं लगने वाला है कि अच्छा ये तो छोटी अमाउंट है। एंड अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये जो लड़की है वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर पाती है, उसकी जॉब की रिस्पेक्ट है, एंड शी फील्स मच मोर हैप्पियर इन हर लाइफ। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। तो अगर आप हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करते हैं, सो एज अ गर्ल आपके लिए शायद ये बेटर रहने वाला है कि आपके हस्बैंड की सैलरी आपके जैसी ही रहे, आपसे बहुत ज़्यादा ना रहे, आपके जैसी ही रहे, तो ये आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है एज अ गर्ल। इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। आगे बढ़ते हुए अब लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, अब लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सो मोस्टली लड़के ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसकी फैमिली है इज़ वेरी रिच, एक रिच घर की लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करें तो अच्छा हाँ ससुर जी काफ़ी अमीर हैं, ससुर जी के पास काफ़ी पैसा है, तो लाइफ में तो ऐश होने वाली है, इस ससुर जी के पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, मज़े ही मज़े। बट अगर यहाँ पर आप सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करें तो इसका इफ़ेक्ट अब आगे क्या होता है, स्टोरी किस तरह आगे प्ले आउट होती है। तो देखिए, पहले साल में तो काफ़ी जलवे रहते हैं, नो डाउट। जो पहले फेस्टिवल हैं, पहली तीज, पहली होली, पहली दिवाली, उस दिन तो जो लड़का है उसका घर भर जाता है, तो वो सोचता है कि आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वाओ मेरे ससुर जी तो बहुत अमीर हैं, मुझे बहुत सामान देते हैं। बट पहले साल के बाद वो जो उतना सामान आ रहा था वो आना बंद हो जाता है। एंड देखिए, लड़की का भाई भी है, तो जो भी बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, वो बिलोंग करते हैं टू द ब्रदर ऑफ द वाइफ, राइट। अब ये जो लड़का है जिसकी शादी हुई है उसको बिलोंग नहीं करती हैं वो सब चीज़ें बिलोंग करती हैं टू द ब्रदर ऑफ द वाइफ। एंड अब इस लड़के को अपने ससुराल से ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिल रहा है। एंड और क्या हो रहा है, जब भी ये अपने ससुराल जाता है तो वहाँ पर ये इंटिमिडेटेड फील करता है बाय द रिचनेस ऑफ द ससुराल। तो ये वहाँ पर जाकर खुद को गरीब महसूस करता है कि अरे ये तो बहुत रिच है, मैं तो गरीब हूँ इनके सामने, मैं अपनी सैलरी को कितना भी बढ़ा लूँ मैं इनके इक्वल तो कभी नहीं आ पाऊँगा।
तो इस तरह वो बिटरनेस की तरफ चला जाता है। एंड हाँ, जो इस लड़के की वाइफ है वो भी उसे बार बार सुनाती रहती है कि अरे डियर हस्बैंड, तुम अपनी सैलरी बढ़ा लो, कुछ तो करो, सैलरी बढ़ाओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बिकॉज़ वो लड़की एक रिच घर में रही है तो उसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं लाइफ से। तो वो लड़की जो है वो भी अपने हस्बैंड को सुनाती रहती है बार बार कि हाँ तुम्हें पैसे बढ़ाने चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, अब ये जो लड़का है वो तो बिटरनेस की तरफ जा चुका है इन हिज लाइफ। एंड अपनी लाइफ में वो थोड़ा अब सैड ही है इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग, बिकॉज ससुराल पक्ष में जाकर ही फील्स वेरी वेरी डीमोटिवेटेड कि अरे ये तो बहुत अमीर हैं। एंड उसकी वाइफ भी उसे सुनाती रहती है। तो ये लड़का अब बिटरनेस की तरफ जा चुका है। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर ये लड़का शादी करता है विद अ गर्ल जो कि एक नॉर्मल फैमिली से है, जो कि एक इक्वल फैमिली से है, तो ये दोनों लड़का लड़की एक तरह की नॉर्मल एंड इक्वल फैमिली से हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तो ये है कि चलिए दोनों नॉर्मल घर से हैं, ठीक है, काम चल जाएगा। बट आप सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अगर यहाँ पर लगाए, हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करें, तो देखिए इस केस में ये जो लड़का है ये काफ़ी कॉन्फिडेंस में रहता है। जब भी ये ससुराल जाता है तो पूरे स्वैग में रहता है। ये भाई जो ससुराल वाले हैं वो भी इसकी काफ़ी इज्जत करते हैं। तो शादी को 10 साल हो चुके हैं, अभी भी लड़के का स्वैग चल रहा है। तो ये ससुराल जाता है, वो लोग इसको घेर लेते हैं कि जमाई जी ये खाइए वो खाइए, जमाई राजा आ गए हैं, बहुत इज्जत हो रही है। एंड अब इस केस में क्या हो रहा है, एंड इनफैक्ट जो वाइफ है वो भी काफ़ी जो है नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रखती है, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम अ नॉर्मल हाउस होल्ड। तो वो ज़्यादा इस तरह नहीं बोलती अपने पति को कि अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। तो वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर जो वाइफ है वो भी खुश है, जो ससुराल वाले हैं वो भी खुश हैं कि अच्छा जमाई जी आ गए, जमाई जी आ जाते हैं, ये खाइए वो खाइए, तो वो भी खुश हैं। जो जमाई राजा है वो तो खुश है ही, भाई वो तो स्वैग में रहते हैं पूरा कि अच्छा मैं ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत इज्जत होने वाली है। तो यहाँ पर किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं है, तो सब लोग यहाँ पर खुश हैं। एंड इसका अगर आप इफ़ेक्ट देखें तो ये जो लड़का है अब ये काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है इन हिज लाइफ कि अच्छा अपन तो डूड है, मेरी तो वाइफ भी मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं बोलती है, ये कर लो वो कर लो, खुश रहती है। मेरे ससुराल वाले भी मुझसे खुश रहते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो दिस बॉय इज़ मच मोर हैप्पी इन हिज मैरिड लाइफ। तो इस तरह आपने देखा दोनों सिनेरियोज़ में। सो अगर आप हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करें, सो एज अ बॉय शायद आपके लिए ये बेटर रहने वाला है कि आपकी वाइफ इज़ फ्रॉम एन इक्वल फैमिली, फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली। अगर आप एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं हु इज़ फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, तो वहाँ पर हो सकता है आपको लाइफ में थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े। एंड जैसे हमने देखा यहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करके कि हो सकता है उस केस में आप थोड़े बिटर रहें इन योर लाइफ। ऑन दी अदर हैंड, आपने शादी करी विद अ गर्ल हु इज़ फ्रॉम अ नॉर्मल एंड इक्वल फैमिली, उस केस में आप ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं इन योर लाइफ। तो इस तरह जब भी आप स्पाउस सिलेक्शन करते हैं तो आप हायर ऑर्डर थिंकिंग ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज आई नो मोस्टली लोग फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग ही अप्लाई कर रहे हैं। तो वो काफ़ी सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ें देख लेते हैं एंड अपनी डिसीजन बना लेते हैं ऑन अ वेरी वेरी सुपरफिशियल लेवल। एंड बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ सोच लेनी चाहिए थी, वैसा सोच लेना चाहिए था, थोड़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग कर लेनी चाहिए थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग पर ही अपनी डिसीजन नहीं बनानी है। आप पहले पूरा सोच लें कि अच्छा इफ़ेक्ट का क्या इफ़ेक्ट है, उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। एंड जब आप अच्छी तरह से सोच लें, हायर ऑर्डर थिंकिंग कर लें, उसके बाद ही अपनी डिसीजन मेकिंग करें। एंड दिस विल बी द मोस्ट ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग फॉर यू विद रिगार्ड्स टू दी स्पाउस सिलेक्शन। एंड स्पाउस सिलेक्शन में तो आपको ज़रूर अप्लाई करनी है हायर ऑर्डर थिंकिंग। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट्स में, रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, हर जगह आप कोशिश करें हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करने की। एंड आगे भी मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग पर और वीडियोस लाता रहूँगा टू गिव यू मोर इंसाइट्स ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
सो आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट काफ़ी प्रैक्टिकल लगा होगा. सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.